गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीएस एमआईक्यूज विद आदर्श में। तो दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर वाइज दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। और याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने वो प्रीवियस ईयर में ठीक 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज से आपके सामने लाए गए हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए हो ठीक इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप तक दोस्तों नए नए जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो पहुंचते रहें ठीक, नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि हमारे चैनल की रीच बढ़े। जब रीच बढ़ेगी तो दोस्तों हम आपकी स्टडी को और भी अच्छे रिसोर्सेज से आसान बना पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हमने कल कंपनी के रूल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, 77 से 18 है ना, 1853 तक अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे 1858 से लेके 1947 तक जितने भी कानून आए, अधिनियम आए, एक्ट आए है ना, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अच्छा दोस्तों, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्यों कहा गया, ठीक। तो दोस्तों इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति जो रेवोल्यूशन थी 1857 के समय की, वो उस समय दोस्तों कंपनी क्राउन ने क्या किया दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसके सारे प्रशासनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कि हमने पढ़ा था 1853 का जो भारत शासन अधिनियम था ठीक, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसके तहत दोस्तों उसके तहत क्या किया गया था दोस्तों, जो इसके अधिकार को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने समय के लिए, अनिश्चित। और कौन सा, जो दोस्तों इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली थी इसको। फिर हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, इसके बाद जो है सत्ता पलटती है। सत्ता का मतलब अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का काम एकदम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से शासन ले लेता है क्राउन। अब जब क्राउन शासन लेता है तो क्राउन कहता है कि अब इंडिया की बागडोर हमारे हाथ में है, और अब यहाँ से एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छे शासन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों बस अब इतने से आप हमेशा याद रहेगा कि अगर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाए है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे याद रखोगे, 1857 के तुरंत बाद वाला, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था, इसी को कहा जाता है ठीक। हु रूल्ड ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब कह रहा है कि जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था ठीक, तो इस समय दोस्तों ब्रिटेन में किसका शासन था, मतलब रूल कौन कर रहा था। तो दोस्तों इसमें रूल कर नहीं रहा था, कर रही थी, कौन कर रही थी, विक्टोरिया। और कर कौन रहा था, 1773 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जॉर्ज तृतीय या जॉर्ज जो थर्ड थे वो उस समय शासक थे। लेकिन जो 1850 एक्ट का दोस्तों ये जो अधिनियम था ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस समय दोस्तों यहाँ पर शासन किसका था, विक्टोरिया शासन कर रही थी, महारानी विक्टोरिया। अच्छा, वहाँ पर हमने क्या देखा था 1773 के समय दोस्तों, देखिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण, एक तो 1773 जो था ये पहला अधिनियम था, और ये दोस्तों क्रांति के बाद पहला अधिनियम था। तो दोनों जगह जो शासक और जो पीएम है वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों वहाँ पर पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, और यहाँ पर दोस्तों पीएम कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड स्टैनली थी, याद रखना ठीक आप लोग। फिर हूँ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ हूँ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। दोस्तों ये 1935 हटा लो, कितना है 1858 चल रहा है ठीक, 1858 की बात हो रही है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1858 के समय यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे ये कौन थे, तो दोस्तों याद रखना जो लॉर्ड स्टैनली थे। कौन थे दोस्तों, जो लॉर्ड स्टैनली थे यही इस समय प्राइम मिनिस्टर थे ठीक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर विच एक्ट, क्या कह रहा है दोस्तों, अंडर विच एक्ट द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ठीक ऑफ इंडिया, कौन सी, द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नेम्ड एज गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। दोस्तों सिंपल सी बात है, अब सत्ता बदल रही है, सब कुछ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ नाम में चेंजेस करेंगे ही, नेम में चेंजेस करेंगे फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। तो दोस्तों गवर्नर जनरल जो पद था इसको ख़त्म नहीं किया गया, बस इसका थोड़ा सा नाम में कुछ और ऐड कर दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो कि हमने पढ़ा था, ये भी
कैसे बना था? बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किस एक्ट के तहत? 1833 का जो एक्ट था उसके तहत, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नर जनरल तो रहा पद, देखिए इसमें वायसराय ऐड कर दिया गया। तो अब दोस्तों गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? तो दोस्तों ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक। अब आगे है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अच्छा, पूछ रहा है कि पहला वायसराय कौन था इंडिया का, ठीक। क्या कह रहा है? हु एमंग द। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत वायसराय चेंज किया गया था। अब अच्छा, ये तो पता मतलब कि ये तो पता चला कि जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक, ये जो एक्ट था इसके तहत 1858 वाला, इसके तहत वायसराय बना। अच्छा, पहले वायसराय कौन थे? अच्छा देखिए, फिर से एक बार हम लोग यहाँ से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ, मतलब कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था, ठीक, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? जो कि 1833 एक्ट के तहत बना, ठीक। और याद रखना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बनाया गया। तो आप लोग अच्छे से ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब करा हूँ एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, ठीक, याद रखना। लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? पहला वायसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द, कह रहा है बाय हुम वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस्ड, मतलब किसके द्वारा पेश किया गया? तो दोस्तों उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। इन्हीं के द्वारा किसको पेश किया गया? ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक। फिर से याद रखना, इस समय कौन थे? क्राउन कौन थी? विक्टोरिया। पीएम कौन थे? लॉर्ड स्टैनली, ठीक। किसके द्वारा पेश किया गया? लॉर्ड स्टैनली के द्वारा। नेक्स्ट है वेयर एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रॉयल कोर्ट हेल्ड इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश क्राउन। भैया कह रहा है जो पहला शाही दरबार था, क्या कह रहा है? पहला जो रॉयल कोर्ट था, रॉयल कोर्ट, ये ब्रिटिश क्राउन के लिए, मतलब कि जो ब्रिटिश ताज के लिए इंडिया में पहला जो रॉयल कोर्ट था ये कब लगाया गया? तो दोस्तों याद रखना, आपने पढ़ा होगा 3 दिल्ली दरबार लगे थे, ठीक। जो 3 जो दिल्ली कोर्ट थे वो लगे थे, है ना, शाही रॉयल जो दिल्ली में लगे थे, ठीक, रॉयल कोर्ट। लेकिन दोस्तों पहला अगर बात कर दिया जाए तो आप लोग दिल्ली मत लगाना भूलते भी, वो लगा था इलाहाबाद में। कहाँ था? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से फेमस है। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ठीक, कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों याद रखना, कह रहा है एंड ऑफ मुगल रूल। क्या कह रहा है? एंड ऑफ मुगल रूल। तो दोस्तों ये एकदम सत्य बात है, जो मुगल शासन था उसको एकदम समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो पहला तो एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया था। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जो कि डलहौजी की राज हड़प नीति थी, इसको भी क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया, ये भी सत्य है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली कंप्लीटली एंडेड, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये तीनों कथन दोस्तों एकदम सत्य हैं। तो ऑल ऑफ द एबो जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच एक्ट हैज़ बिन कॉल्ड द इंडियन मैग्ना कार्टा। दोस्तों किस एक्ट को, किस अधिनियम को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? अच्छा दोस्तों ये तो पता है, अपने संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर विच एक्ट हैज़ बिन कॉल्ड द इंडियन मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है, कौन सा? जो 1858 है दोस्तों, इसी को भारतीय मैग्ना कार्टा की, इंडियन मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, ठीक। तो इसके बारे में दोस्तों क्या क्या पता चला? इस समय क्राउन में कौन था? विक्टोरिया। पीएम कौन थे दोस्तों? पीएम थे इस समय लॉर्ड स्टैनली, है ना। इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया, ठीक, गुड गवर्नेंस कहा गया। इसी को दोस्तों इंडियन मैग्ना कार्टा भी कहा गया, भारतीय मैग्ना कार्टा भी कहा गया, है ना। इसी के तहत दोस्तों मुगल की सत्ता समाप्त कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा प्रशासनिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो थी दोस्तों इसके समय में हुई थी, ठीक। अब आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स थी वो भी इस समय समाप्त कर दी गई, ठीक। और दोस्तों जितना भी भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे जिससे अशांति पैदा होती थी, एक दोस्तों हिंसा की भावना भड़क उठती थी लोगों में, है ना, राजा महाराजाओं में भी, वो भी जो है समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द इंक्लूजन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस बिगेन। भैया विधि निर्माण में किस एक्ट के तहत, किस भारतीय मतलब कि किस एक्ट के तहत जो भारतीय है ना, जो मतलब कि भारतीयों की बात की जाए, इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। ठीक, याद रखना, कह रहा है कि किसको इंक्लूड किया गया, इंडियन है ना, किन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना, प्रोसेस में दोस्तों क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों ये बता रहा है, याद रखना किसके तहत किया गया दोस्तों, ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था दोस्तों, इसके तहत क्या किया गया है ना, ये वाला 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, इसके तहत दोस्तों विधि निर्माण में भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनको इंक्लूड किया गया। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो दोस्तों पहला कह रहा है ना, देखिए अब 1861 आ गया, 1858 हो चुका है ना। वायसराय गार्ड द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस है ना, मतलब इसके तहत दोस्तों वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली इस एक्ट के तहत। दोस्तों बिल्कुल सत्य, इसके तहत जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। फाइनेंस मेंबर इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसको हम लोग कार्यकारी परिषद कहते हैं दोस्तों, जो कि हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। तो उसमें दोस्तों एक वित्त जो सदस्य था उसको ऐड किया गया, फाइनेंस मेंबर को। फिर कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन मद्रास, मुंबई एंड कोलकाता। अच्छा दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मद्रास, मुंबई और कोलकाता में जो हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये दोस्तों 1861 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। जितने भी ये कथन है दोस्तों वो एकदम सत्य हैं। ठीक, जितने भी कथन हैं वो एकदम सत्य हैं, याद रखना आप लोग। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। बाई विच एक्ट लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन, देखिए किसको नामित किया, नॉमिनेट किया 3 भारतीयों को, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। राजा ऑफ बनारस देवनारायण सिंह है ना, राजा ऑफ बनारस कौन थे, देवनारायण सिंह। महाराजा नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला के राजा कौन थे, महाराजा नरेंद्र सिंह। और जो सर दिनकर राव, इन तीनों को लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, ठीक, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको उसमें ऐड किया गया। तो दोस्तों ये पूछ रहा है किस एक्ट के तहत, तो दोस्तों याद रखना ये एक्ट था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखना जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अच्छे से पढ़ना है फुल कंसंट्रेशन के साथ। फिर कह रहा है हूँ वाज द वायसराय ऑफ इंडिया द टाइम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। कह रहा मतलब 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिट्टन थे कि लॉर्ड लैंसडाउन थे, लॉर्ड डफरिन थे या नानाब देज। तो दोस्तों याद रखना ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक, कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक, याद रखना आप लोग कौन थे दोस्तों, लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वायसराय। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, मतलब किस वायसराय के काल के समय हुआ। तो दोस्तों इसमें कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ये सभी को पता होना चाहिए कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक, आप लोग अच्छे से याद रखना। अब चलते हैं हम लोग आगे। और दोस्तों किसने की थी एओह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे, जिसने इस्टेब्लिश किया था वो कौन थे, वो थे कौन, एओह्यूम, जो कि अंग्रेज थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड इंडियंस गेट द राइट टू डिबेट द बजट। मतलब कि दोस्तों डिबेट पर, मतलब बजट पर डिबेट करने का जो अधिकार था वो भारतीयों को किस एक्ट के तहत मिला। तो दोस्तों याद रखना, सिर्फ अगर बहस करने की बात आएगी तो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था, उसमें बहस करने की, जो डिबेट करने की, बजट पर डिबेट करने का अधिकार भारतीयों को मिल गया था। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, जो 1909 है ना, जो 1909 का
मार्ले मिंटो दोस्तों एक्ट था, उसमें क्या हुआ था, उसमें दोस्तों इस पर मतदान करने की अनुमति दी थी। तो अगर बहस करना सिर्फ पूछा जाए तो कोई 1909 नहीं लगाएगा, है ना, 1909 नहीं लगाएगा, उसमें लगाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स वाज ब्रॉड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉर्ज अरुंडेल कमेटी। ठीक, मतलब ऐसा कौन सा एक्ट था जिसको जॉर्ज अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। तो दोस्तों वो कौन सा एक्ट था, वो था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो भी के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, मार्ले मिंटो क्यों कहा गया इसको, मार्ले मिंटो दोस्तों इसको क्यों किया गया, कहा गया क्योंकि दोस्तों जो मार्ले थे ये सचिव थे और जो मिंटो थे ये वायसराय थे। ठीक, भारत में। नेक्स्ट है दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू एमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो दोस्तों जो वोटिंग ऑन द बजट, ठीक, बजट पर देखिए पहले हमने क्या किया, अगर बजट पर जो डिबेट करने का जो हक था, जो राइट्स थे, वो भारतीयों को कब मिले, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट का था उसके तहत। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि अब इस पर बहस, ठीक, जो वोटिंग पर मतलब बजट पर वोटिंग करने का, है ना, परमिशन, प्रेजेंट टू परमिशन बजट, है ना, मतलब कि बजट पर जो वोटिंग करने की परमिशन थी वो मिली, है ना। प्रेजेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों पूरक प्रश्न, है ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे हमने पूछा आपका घर कहाँ है, तो आपने बता दिया कि हमारा घर जो है ये लखनऊ में है, फिर हमने पूछ दिया कि लखनऊ में किस जगह है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका उत्तर दे दिया, लेकिन अब जो है उसके बदले में आप दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मतलब कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था वो पूछने का हक नहीं था पहले, लेकिन 1909 में ये दे दिया गया, जो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, है ना, मार्ले मिंटो जो अधिनियम था उसमें दे दिया गया। ठीक, फिर है दोस्तों, इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो दोस्तों वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें पहली बार दोस्तों इंडियन को शामिल किया गया। ठीक, किसको शामिल किया गया, इंडियन को शामिल किया गया। ये कहाँ पर शामिल किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इसी समय दोस्तों फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार टू इंडियंस कौन थे, एक थे केजी गुप्ता, याद रखना दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक है केजी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। उनको दोस्तों इंडियन सेक्रेटरी जो काउंसिल थी, भारतीय सचिव की जो परिषद थी, उसमें शामिल किया गया। ठीक, तो याद रखना 1909 में पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, है ना, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार इंडियन को प्रवेश मिला। और दोस्तों जो सेक्रेटरी मतलब कि जो इंडियन सेक्रेटरी काउंसिल थी, सचिव की जो परिषद थी भारतीय सचिव की, उसमें भी इनको एंट्री मिली। तो जितने भी दोस्तों कथन है ये एकदम सत्य हैं। ठीक, याद रखना जितने भी कथन है वो एकदम सत्य हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज नेम्ड द एक्ट ऑफ लिबरल डेपोटिज्म। मतलब दोस्तों किसे उदार निरंकुशता का अधिनियम कहा गया, क्योंकि दोस्तों जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, ठीक, इसने क्या किया गया, इसने मुस्लिम और हिंदू को बांट दिया था। ठीक, इसने सांप्रदायिकता, इसमें जो थी दोस्तों, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, जनक कहा गया। इसने खूब हिंदू मुस्लिम को लड़वाया दोस्तों, बंगाल का डिवीजन किया। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये जो एक्ट था 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, इसको दोस्तों कहा जाने लगा एक्ट ऑफ लिबरल डेपोटिज्म, मतलब कि उदार निरंकुशता वाला अधिनियम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन है नेक्स्ट है दोस्तों, हूँ आज द फर्स्ट, क्या कह रहा हूँ आज द फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दोस्तों याद रखना, है ना, वायसराय जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें जो पहला विधि सदस्य था, है ना, भारतीय जो पहला विधि सदस्य था वो कौन था। तो दोस्तों याद रखना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इन्हें ये पहले विधि सदस्य के रूप में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रवेश किया इन्होंने। नेक्स्ट है दोस्तों, विच एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोल्ड एक्ट। तो दोस्तों याद रखना इन दो अधिनियम में काफ़ी जो दो एक्ट है काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, एक तो मार्ले मिंटो और दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोल्ड। तो दोस्तों देखो मार्ले मिंटो जो है ये छोटा नाम लग रहा है ना, तो ये किसका हो जाएगा, 1909 का, छोटा है 1909, और 1919 छोटे से 1909 से बड़ा है 1919 जो है, और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोल्ड है ये भी मार्ले मिंटो से बड़ा है। तो ऐसे याद रखना जो 1919 है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोल्ड है और जो मार्ले मिंटो है वो 1909 का अधिनियम है। ठीक, इस समय दोस्तों कौन थे, मॉन्टेग्यू वहाँ के सचिव थे और चेम्सफोल्ड यहाँ के वायसराय थे। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोल्ड एक्ट। तो दोस्तों याद रखना कौन सा है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक, क्या है 1919। नेक्स्ट है दोस्तों, तो कलर बदलते हैं,
नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1990। कह रहा इंट्रोड्यूस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, मतलब कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का दोस्तों कहाँ पर गठन किया गया, ये था दोस्तों 1919 से के अधिनियम के तहत। ठीक, याद रखना कौन सा अधिनियम, जो 1919 का अधिनियम था, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका मतलब कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का दोस्तों जो था इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक, जो थी वो किया गया। ठीक, याद रखना प्रावधान किया गया। फिर बिगेनिंग ऑफ डायरकिन स्टेट, राज्यों में दोस्तों क्या किया गया, द्वैध शासन लाया गया। हमने अभी बात क्या की, जो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर बात करते कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कब डायरकी आई, तो दोस्तों वो 17/17/1804 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत आई। लेकिन अगर बात करते राज्यों में, ठीक, राज्यों में कब आई डायरकी, तो वो आई थी 1919। ठीक, 1919 का जो दोस्तों क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके तहत आई। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उसकी जो नियुक्ति थी इसी अधिनियम के तहत हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीए कमीशन, जिसके तहत दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा कराई जाती थी। तो मतलब जो ऑल ऑफ द एबव है वो एकदम सही है। ठीक, जो यूपीएससी आयोग था वो बना वो लीए कमीशन के तहत। तो दोस्तों अगर यूपीएससी की बात की जाए तो दोस्तों याद रखना 1919 के अधिनियम के तहत। लेकिन अगर बात की जाए प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग था वो था 1935 और 1935। ठीक, याद रखना। जो पब्लिक कमीशन था कहाँ, स्टेट में। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बजट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट वर सेपरेटेड, मतलब किस एक्ट के तहत जो केंद्र और राज्य का बजट था वो अलग अलग कर दिया गया। क्या कह रहा है, किस एक्ट के तहत केंद्र और राज्य का जो बजट था दोस्तों वो अलग अलग कर दिया गया। तो दोस्तों याद रखना ये था 1935। कौन सा था दोस्तों, जो अब 19 जो मतलब यही वाला जो अधिनियम था 1919 वाला, इसी के तहत दोस्तों केंद्र और राज्य के जो बजट थे वो अलग अलग कर दिए गए। फिर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज ट्रू। एंड ऑफ इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद को दोस्तों खत्म कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन द प्रोविंस, प्रांतों में अब दोस्तों जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, राज्य लोक सेवा आयोग था, उसका गठन किया गया, है ना। और अगर बात किया जाए यूपीएससी का, वो 1919 के तहत जो ली आयोग बना था उसके तहत। ठीक, प्रोविजन ऑफ फेडरल कोर्ट, ये भी एकदम करेक्ट है ना। फेडरल मतलब जो संघीय न्यायालय, देखिए जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था 77(3) का रेगुलेटिंग एक्ट तहत। ठीक, लेकिन जो तो अपने इंडिया में है, ठीक, जो अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, संघीय न्यायालय है, वो दोस्तों आया है जो 1935 का जो फेडरल कोर्ट था, जो संघीय न्यायालय था, उसके तहत आया। ठीक, इट वॉज कॉल्ड अ माइलस्टोन, दोस्तों इसको क्या कहा गया, इसको माइलस्टोन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, इसे माइलस्टोन की या मील का पत्थर कहा गया। ठीक, एक अधिनियम को मील का पत्थर कहा गया। तो दोस्तों जितने भी जो है ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ पावर टू द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस एंड हैज बीन टेकन, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत हमारे जो इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम से मिली है। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है, इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, ऑर्डिनेंस, है ना, जारी करने की। तो दोस्तों ये यहाँ से अपने भी देश में आया है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। फिर दोस्तों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोविजन वाज मेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्शन। कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, किस अधिनियम के तहत प्रोविजन वाज मेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्शन, मतलब कहा जा रहा है किस एक्ट के तहत जो मुस्लिम के लिए एक अलग जो था वो चुनाव की बात की गई। मतलब ये सेपरेट तो अलग तो किया गया, मतलब कि अलग चुनाव की बात तो कही गई, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये भी दोस्तों किया गया, क्या चीज़ की गई कि इसमें जो वोट थे वो भी सिर्फ मुस्लिम दे सकते थे। तो दोस्तों ये हमने बात की थी, ये था भारत परिषद एक्ट जो था 1909 के तहत हुआ था। ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा था दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा था दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था इसका तहत। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन, मतलब कम्युनल जो इलेक्शन था इसका फादर किसे कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो दोस्तों याद रखना ये थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। और दोस्तों याद रखना ये मिंटो द्वितीय थे। कौन थे ये मिंटो द्वितीय थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, अंडर विच ऑफ
अंडर विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब जो प्रांतीय विषय थे इनको दो भाग में डिवाइडेड किया गया। ठीक, तो दोस्तों याद रखना ये भी कौन था, ये था दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या था दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, याद रखना आप लोग। तो दोस्तों याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आप 1935 था वही था। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन वाज द साइमन कमीशन फॉर्म्ड, मतलब कब जो साइमन कमीशन था ये कब दोस्तों गठन हुआ, साइमन कमीशन का जो गठन था फॉर्म था ये कब हुआ। तो दोस्तों याद रखना 1927 को। कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1927 को। इसका गठन कब हुआ, 1927 को। भारत आया 1928 को। ठीक, अपनी रिपोर्ट इसने पेश की थी 1930 को। ठीक, याद रखना आया कब था, 1927 को, है ना, मतलब कि गठन हुआ 1927 को, भारत आया 1928 को, और अपनी जो रिपोर्ट थी वो इसने दी 1930 को। ठीक, आगे है दोस्तों व्हेन डिड साइमन कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट, कब दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1930 को। ठीक, नेक्स्ट है अंडर विच एक्ट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों वो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था इसी के तहत जो दोस्तों रिजर्व बैंक है अपने इंडिया में काम कर रही है वो यही है, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट है दोस्तों अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया वाज एबोलिश्ड इन ब्रिटेन, मतलब जो सचिव का पद था वो किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। जो एक भारत सचिव की परिषद नहीं थी, भारत सचिव का जो पद था कहाँ पर जो कार्य कर रहा था ब्रिटेन में, तो दोस्तों उसको किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक, फिर दोस्तों अंडर विच एक्ट द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया वाज एबोलिश्ड फ्रॉम इंडिया, भैया भारत का जो सम्राट शब्द था उसको हटा दिया गया। पहले कौन था, ये जो मुगल थे उनके लिए दिया गया था ये, अब इसको हटा दिया गया किसके तहत दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों याद रखना अगर बात की जाए पहले जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री थे ये कौन थे, तो दोस्तों देखिए इसको कैसे याद रखोगे, कलाम से क्या मान लो, कलम से हो गया कलम, कलम से क्या होती है एजुकेशन, ठीक, शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। दोस्तों बात कर रहा हूँ वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो दोस्तों कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, कौन थे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब आगे चलते हैं, हूँ वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, भैया जिसमें बल होगा वही डिफेंस करेगा, वही रक्षा करेगा। जो पहले रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के कौन थे दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह। ठीक, सबको दोस्तों ट्रिक से याद करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब किसके पास जो गृह मंत्रालय आया, ठीक, सूचना मंत्रालय आया, ये सब सबसे पहले किसके पास आया। तो दोस्तों याद रखना ये सब आया था किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। किसके पास आया दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही पहले गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट है दोस्तों हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले जो विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, ये किसे बनाया गया, गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जो दोस्तों पहले विधि मंत्री थे या लॉ मिनिस्टर कहा जाए वो बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, आई थिंक आपको जो आज की क्लास है वो अच्छी लगी होगी। इसी तरह दोस्तों डेली एक क्लास पढ़ेगी पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, और आप लोग कमेंट करना जो ज्योग्राफी की NCERT चल रही है वो क्या इंग्लिश में पढ़ाई जाए। अगर आपका कमेंट आएगा, है ना, अच्छे कमेंट आएंगे तो हम ज़रूर उसको स्टार्ट कर देंगे कल ही से। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको इसी तरह क्लास में बने रहना है, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।